नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे शुक्रवार की रात आए भूकंप की, जिसने नेपाल के साथ साथ भारत में भी तबाही मचाई। नेपाल के अलावा भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में भूकंप से अब तक 140 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। भूकंप की चपेट में आने से सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हो गए, वहीं सैकड़ों लोग घायल हुए। नेपाल के जजरकोट और रुकुम जिलों में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। अभी भी कई लोग मलबे के नीचे दबे होने की आशंका जता रहे हैं और मौके पर राहत बचाव का काम अब तक किया जा रहा है। शुक्रवार की रात को यूपी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि यूपी में किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई। लखनऊ और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। 2-3 मिनट में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए, जहां लखनऊ के सिविल अस्पताल के सभी मरीज भी बाहर निकल आए थे। बात करें नोएडा की, तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी लोग भूकंप के बाद घर के बाहर इकट्ठा हो गए। बता दें कि पिछले 1 महीने में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बाराबंकी जिले में भी भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। देवरिया और मऊ में भी लोग भूकंप के झटके महसूस होने के बाद खुले मैदान में नजर आए। गनीमत यह रही कि यूपी में भूकंप की वजह से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगाए गए जनता दरबार की, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिरकत की। साथ ही गोरखनाथ मंदिर स्मृति सेवा आश्रम में जनता दरबार भी लगाया। इस दौरान करीब 200 फरियादियों ने सीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी। सीएम ने सभी शिकायतों का ध्यान पूर्वक सुना और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए। तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां सीएमओ ऑफिस के बंद कमरे में गैस रिसाव का मामला सामने आया। तो मथुरा में सीएमओ ऑफिस के एक बंद कमरे में गैस रिसाव होने के बाद अफरा तफरी मच गई। गैस रिसाव होने के बाद एएनएम का कोर्स कर रहे करीब 2 दर्जन छात्र इसकी चपेट में आ गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक सीएमओ ऑफिस के एक कमरे में करीबन 10 से 8 साल पहले क्लोरीन गैस से भरे सिलेंडर रखे गए थे। फिर इस कमरे को कब से नहीं खोला गया था। इसी कमरे से गैस रिसाव होने के बाद अफरा तफरी मच गई। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कमरे को तोड़कर गैस सिलेंडरों को बाहर निकाला। इस दौरान एसीएमओ ने बताया है कि पहली नजर में ये कैरोलीन गैस के सिलेंडर लग रहे हैं, जिनका इस्तेमाल पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। कल शाम को जब थे, कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। हमारी कोल्ड चेन है वहाँ पर, तो ये लग रहा था कि कोई जो हमारे फ्रिज हैं उनका जो वो है उसमें तो कोई गैस लीक नहीं कर रही है। फायर वालों को बुलाया, उन्होंने स्प्रिंकल किया, बिल्कुल ठीक हो गई थी। आज सुबह फिर दोबारा से 11 बजे से स्मेल आनी शुरू हो गई, तो उसको दिखवाया। अब जो सिलेंडर थे, जो प्रॉब्लम थी, वो फायर वालों ने पकड़ ली। IOCL वाले भी आ रहे हैं और शीघ्र ही पता लग जाएगा। कौन सी गैस थी? कौन सी? कुछ नहीं बता सकते। कितने लोग उससे प्रभावित वैसे डोजर था उसमें है। कितने लोग प्रभावित नहीं हुए, कुछ घबराहट में बच्चियां थी जिनको निकालने में, सब स्वस्थ हैं। तो बुलेटिन में बात तो झांसी की कर लेते हैं, जहां पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। तो झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल मऊरानीपुर में नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े 7 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने मामले का खुलासा करने के लिए 3 टीमों का गठन भी किया था। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि दोनों बदमाश भागने की फिराक में हैं। पुलिस ने छतरपुर बाईपास पड़ाव मैदान के पास बदमाशों की घेराबंदी की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। वहीं दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने इस दौरान गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों ने बताया है कि मुख्य आरोपी ऋषभ राजपूत पर कर्जा था, जिसके चलते उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ऋषभ के बैग से पुलिस ने 80,000 रुपए बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों से 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। बाकी आरोपियों की अब पुलिस
तलाश कर रही थी। ऑडियो भी वायरल हुए हैं, जिसमें ये पता चला है कि इन लोगों की जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के बारे में पता चला कि ऋषभ राजपूत ने अपने आशीष दोस्त के साथ इस तरह का प्लान किया था कि तुम लोगों को 80,000 रुपये मिल जाएंगे, बाकी पैसा जो है, जो बच रहा है, वो हम हड़प लेंगे और पिताजी को पता नहीं चल पा। तो नोएडा में भी पुलिस की दुष्कर्म के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। तो नोएडा में पुलिस की दुष्कर्म के आरोपी के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी दोनों पैर में गोली लगने से घायल हुआ। जानकारी के मुताबिक पीड़िता के पिता ने थाना फेज 1 में आरोपी शहजाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी शहजाद की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई थी। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी सेक्टर 10 के पार्क में बने खंडर में छुपकर बैठा है। जब पुलिस की टीम आरोपी को गिरफ्तार करने वहां पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तार के बाद जांच में जुट गई है। देखिए, कल थाना फेस 1 अंतर्गत एक बच्ची के साथ एक उसके पड़ोस के रहने वाले डॉक्टर शहजादा, उसके द्वारा गलत काम किया गया था। तत्काल बच्ची को हॉस्पिटल भेजा गया, वहाँ पर उसका उपचार कराया गया। अब वो खतरे से बाहर है। इसमें 3 टीमें लगाई गई थी। आज डॉक्टर शहजादा को मुठभेड़ के दौरान इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी है। इसके पास से तो बुलेटिन में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां एक महिला ने अपने पति पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। तो देवरिया में गोली लगने से घायल हुई महिला ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई। पति पर हत्या का आरोप लगाकर कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले को लेकर सलेमपुर थाना इलाके के बभनौली का यह मामला बताया जा रहा है। आरोप है कि व्यक्ति ने सो रही पत्नी को गोली मारी थी, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से महिला को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। आरोपी अरविंद कुशवाहा सलेमपुर थाना कोतवाली का चौकीदार भी था और कुछ महीने पहले पिस्टल लेकर रोड पर गिर पड़ा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। वहीं पुलिस आरोपी अरविंद कुशवाहा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुट गई। हर सरकारी लोग से हमारी ये विनती बा कि हम अरविंद के बीबी ममता देवी बोलतनी, शिवांश और प्रियांशु के मम्मी हमें गोली मारले बना। अरविंद हम सुतल हमी राती के 11 बजे उ गंगवन जैसे हमारा खुलवे गोली चला के तुरंत पीछे पड़े भाग गल बना। इतना तक हमें होश बा। और हाँ, उनके छूटे के ना चाहिए कोनो कीमत पे। ओमा साजिश में उनकर बाप भी साथे बना। ये जनपद देवरिया में थाना सलेमपुर क्षेत्र के अंतर्गत उर्धौली ग्राम की घटना है, जहां एक व्यक्ति जिसका नाम अरविंद कुशवाहा है, उसने अपनी ही पत्नी को एक घरेलू। तो बुलेटिन में बागपत की कर लेते हैं, जहां चीनी मिलों में पेराई सत्र की शुरुआत हो गई है। तो चीनी मिलों में पेराई सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने बागपत चीनी मिल पहुंचकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के स्थानीय नेता और डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। इस दौरान सत्यपाल सिंह ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने का उपाय यज्ञ है। अगर सभी लोग यज्ञ करते हैं तो प्रदूषण आसानी से रुक जाएगा। सभी लोगों को मिलकर अपने घर में 10 मिनट तक यज्ञ करना चाहिए ताकि प्रदूषण से राहत मिल सके। मुख्यमंत्री, उनसे इस बात का मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं और जब 26 तारीख को आए थे उनके सामने ये मांग मैंने रखी थी कि बागपत क्षेत्र के अंदर गन्ना ज़्यादा पैदा होता है और जैसे रमाला में उन्होंने हमको एक नया मील दिया है 50,000 की अक्षमता का। यहाँ का जो मील है इसकी मशीनरी जर्जर हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। यहाँ हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसको 3 गुना अक्षमता का एक नया मील जो है बागपत क्षेत्र को दिया जाए, क्योंकि मैं इस बात को भी बड़े ज़ोर से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जिस प्रकार से किसान हितैषी निर्णय ले रहे हैं, तो बुलेटिन में बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहां आरक्षण महाजनसंपर्क अभियान का आयोजन किया।
तो यूपी सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद सिद्धार्थनगर पहुंचे। उन्होंने एससी संवैधानिक आरक्षण महाजनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित जनसभा को शिरकत की। बता दें कि सभा का आयोजन इटवा तहसील के गुनाहाक में किया गया था। इस दौरान उन्होंने निषाद समाज के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के दल केवल फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन इनके दिल में आपस में नहीं मिलते। तो बुलेटिन में बात महोबा की कर लेते हैं, जहां त्योहारी सीजन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो महोबा में आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस ने चरखारी के मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पैदल मार्च किया और लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास भी दिलाया गया और अराजकता फैलाने वालों की शिकायत पुलिस से करने के लिए अपील की गई। तो बुलेटिन के आखिरी में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां फाउंडेशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो प्रयागराज के हंडिया में अशरफी मौलाई निकाह फाउंडेशन गोपलीपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके जरिए से ये बताया गया कि फाउंडेशन मुस्लिम लोगों के लिए काम करेगा। इस दौरान मुमताज अहमद और शहजाद अली की बच्ची की शादी के लिए फाउंडेशन ने 50-50 हज़ार रुपये देने की घोषणा की। अंसारी समाज के मुमताज अहमद, मोहम्मद समीम अंसारी और मौलाना अहमद नूरी साहब को फाउंडेशन के मिनी ब्रांच के रूप में नामित कर मिनी ब्रांच चलाने की घोषणा भी की गई। इसलिए जो है इसका सारा जो है वो आकार वही 2024 के अंतिम सप्ताह सेमिनार में हम आंकड़ा पेश कर पाएंगे। तो अभी इसको आप विस्तार करेंगे जिला और प्रदेश लेवल पर? बिल्कुल इसको हम प्रदेश लेवल पे चलाने की बात कर रहे हैं और जिला लेवल पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरे जिले की जो सेमिनार होगा हम लोग निकलेंगे, हम मौलाना सदर साहब जो इसमें मेंबर हैं, जो हमारे 3 मिनी ब्रांच वाले हैं, वो जगह जगह जाएंगे। अपने समाज में हमारी बातें रखी जाएगी, वो जो है उस पर जैसा उन लोगों का रुझान होगा, प्रचार होगा, प्रसार होगा। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।